हाँ सही। तो पिछली बार जो हमने देखा था, बिल्कुल जो आखिरी स्लाइड्स तक था, असल में मेरे मुंह में पिछले हफ्ते से छाले हैं, मुझे बात करने में बहुत तकलीफ है असल में। तो पिछले हफ्ते भी यही प्रॉब्लम था, अभी भी जो है ना हमने ये बिल्कुल फाइनल बात थी जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल्स को फिट कर रहे थे डेटा पर, और डिपेंडिंग ऑन द डेटा उसके लिहाज से फिर हम जो है ना अपने पॉलिनोमियल्स को देखते थे। पॉलिनोमियल्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो मैंने मैटलैब में भी आपको प्लॉट करके दिखाया था, उसके उसके दो तीन मसले थे, मतलब हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के। उसमें जेन्युइन मसला जो था वो ये वाला प्रॉब्लम है कि ये मतलब टूवर्ड्स द एंड, मतलब जो इसके जहाँ पॉलिनोमियल आपके पास एंड हो रहा होता है, टेल एंड जो आपके पास कहलाती है, वहां पे बहुत सिवियर ऑसिलेशंस बाज़ दफा होती हैं हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के अंदर। तो एक ये मसला हमने हाईलाइट किया था पिछली दफा। एक और प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर डेटा सेंसिटिविटी था, कि ये बहुत सेंसिटिव होता है डेटा पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ये बात मैंने एक्सप्लेन की थी, ये सब रिव्यू है पिछले लेक्चर का, कि यहाँ पे डेटा बिल्कुल सेम है, तकरीबन सेम है। और यहाँ पे सिर्फ केस 1 और केस 3 के अंदर एक सिग्निफिकेंट डिजिट का फर्क है, जो कि नॉर्मल आपके पास सेंसस के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। सिर्फ इसका 0 और 9 का फर्क है, और उससे जो पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनमें बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है। मतलब आप यहाँ पे देखो, ये 64 है पॉलिनोमियल कोफिशिएंट, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हमारे 13.2 है, 3 है। तो मतलब ये कि ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स थे कि हमारे पास हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स पे हम क्यों नहीं जाते। क्या मसला है कि हम जो है ना, मतलब एक हमारे को डेटा पॉइंट्स गिवन है और हम हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स जो है ना उस पर फिट कर दें। मैं कोशिश करूंगा आज ये चैप्टर खत्म हो जाए और ये लेक्चर पूरा का पूरा लेक्चर 10 जो है ना कंप्लीट हो, क्योंकि मेरे असल में मेरे जो छाले हैं वो बहुत तकलीफ करते हैं मुझे बात करने में और इसमें जो है, लेकिन आई ट्राई टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ताकि ये चैप्टर कम से कम एंड हो जाए। मेरा प्लान ये है कि रमज़ान से पहले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम जितना थ्योरी कवर कर लें, फिर रमज़ान के अंदर जो है ना जो असाइनमेंट्स आपको देने हैं वो असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा। मतलब एक ही असाइनमेंट है जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, तो वो फिर ड्यूरिंग दीज सेशंस वो आप मुझसे डिस्कस कर लिया करना, और जो प्रोजेक्ट होगा वो मैं देख लूंगा। लेकिन ये दो मेजर जो टॉपिक्स थे इस बुक के, एक आपके पास ये एक्सपेरिमेंटल मॉडलिंग या मॉडल फिटिंग, और दूसरा आपके पास ये है कि मॉडल एनालिसिस यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर किया। मेरा प्लान है अभी भी कि मैं मतलब ये कि ऑप्टिमाइजेशन का कुछ एक दो टॉपिक कवर करूँ, जैसे चैप्टर 6 चैप्टर 7। आई होप कि मतलब अगले हफ्ते जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होगी, तो ये कि वो चीज़ मैं कवर कर लूँ इंशाल्लाह। तो ये कि ये इसका मतलब ये प्रियम्बल था जो आज के लेक्चर का, कि हम हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स क्यों फिट नहीं करते। फिर वो कहता है कि अच्छा, अगर हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में फिट नहीं करते तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि भाई हम लो ऑर्डर पॉलिनोमियल से जो है ना वो स्मूथिंग करें, मतलब फिल्टरिंग करें। ये क्या कॉन्सेप्ट है ये मैं समझाता हूँ यहाँ पे। वी सीक मेथड्स, कोई बात अगर आपको क्लियर ना हो रही हो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का पेस अब वो नहीं है, सीधी बात है, तो ये कि आप लोग रोक के मुझसे पूछ लो अगर कोई बात क्लियर नहीं हो रही हो इसमें। ये जो कॉन्सेप्ट है 4.3 का, स्मूथिंग लो ऑर्डर पॉलिनोमियल मॉडल्स का, इसमें क्या चीज़ है, वी सीक मेथड्स that retain many of the conveniences found in high order polynomials without incorporating their disadvantages। तो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने देखा था चैप्टर 3 के अंदर, वो ये देखा था, मैं क्विकली यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, कि जी अगर मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं तो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल जो है ना वो असल में इनसे गुजरता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स का। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये जो बेनिफिट है इसका, ये अगर हम इनकॉपरेट करें
और किसी तरह इसके डिसएडवांटेजेस को हम जो है ना मतलब उसके रिजेक्ट कर दें या मिनिमाइज कर दें, ताकि ये कि हमारे पास अच्छे मॉडल्स बन जाएं। वन पॉपुलर टेक्निक इज टू चूज अ लो ऑर्डर पॉलिनोमियल रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो भाई एक बात बहुत बेसिक सी है, लेट मी राइट है वन की पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि जी हम जो है ना एक लो ऑर्डर पॉलिनोमियल चूज कर लें और उसी से जो है ना फिर अपना सारा काम करें। This choice normally results in a situation in which the number of data points exceed the number of constants necessary to determine the polynomial. तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी आगे आएगी भी कि अगर मेरे पास ये चार पांच डेटा पॉइंट्स हैं इस तरह के, और ये कि मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे मुझे जो है ना एक सेकंड ऑर्डर मॉडल फिट करना है। सेकंड ऑर्डर मॉडल सीधी बात है हर डेटा पॉइंट से पास नहीं करेगा, लेकिन ये जो सेकंड ऑर्डर मॉडल आपके पास है, अगर मैं इसको लिखूं फॉर एग्जांपल दिस इज माय मॉडल पी एक्स, तो ये बनेगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे 3 पैरामीटर है जो मुझे डिटरमिन करने हैं और डेटा पॉइंट्स मेरे पास बहुत ज्यादा हैं। तो ये कि वो ये बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि this choice normally results in a situation in which the number of data points exceed the number of constant necessary to determine the polynomial। बहुत simply हम वो determine कर सकते हैं। Because there are fewer constants to determine then there are data points, the low order polynomial generally will not pass through all the data points। सीधी बात है वो हर एक से पास नहीं करेगा। For example जो सारा चैप्टर 3 के अंदर हम देख चुके हैं, for example suppose it is decided to fit a quadratic to a set of 10 data points। तो 10 डेटा पॉइंट है, क्वाड्रेटिक हमने फिट करना है, तो ये कि हमें किसी ना किसी तरह ये पैरामीटर्स डिटरमिन करने हैं। और ये चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में गुजर चुका है कि आप ये पैरामीटर्स कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। Because it is generally impossible to force a quadratic curve to pass through 10 data points, it must be decided which quadratic best fits the data। ये बहुत बात पहले गुजर चुकी है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरियन एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 3 के अंदर मतलब ये कि आपके पास जो है ना वो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक कर्व्स कैन पास। तो ये कहता है कि जी अगर आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हो गए तो वो कहता है कि जी आपके पास ये वाला कर्व भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है। देयर कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। तो इनमें से जो बेस्ट होगा वो कोई क्राइटेरियन पे बेस करेगा। वो क्राइटेरियन चैप्टर 3 में हम देख चुके हैं। दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड स्मूथिंग इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.16। तो ये आपके पास स्मूथिंग का प्रोसेस कहलाता है। वो ये वाला प्रोसेस है कि जी इसके अंदर अगर मैं 10th डिग्री का पॉलिनोमियल फिट करता, 10th डिग्री का या 9th डिग्री का, मतलब ये कि तो वो यूं करके गुजरता, वो हर डेटा पॉइंट से गुजरता जरूर, लेकिन उसके हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के मसाइल होते हैं, लेकिन ये गुजरता हर एक से। मैंने क्या कि मैं एक क्वाड्रेटिक कर्व इससे पास करता हूँ, वो हर एक से गुजरेगा तो नहीं, लेकिन ये कम से कम वो ऑसिलेट नहीं करेगा बुरी तरीके से, और वो उसके अंदर जो है ना मतलब ये कि ये टेंडेंसी नहीं होगी कि जी जरा सा अगर एरर आ गया डेटा के अंदर तो बहुत ह्यूज जो है ना आपके पास कोफिशिएंट्स के अंदर वेरिएशन आ गई। ये सब नहीं होगा अगर हम लो पॉलिनोमियल हम फिट करेंगे, लो ऑर्डर पॉलिनोमियल। The combination of using a low order polynomial and not requiring that it passes through each data point reduces both the tendency of the polynomial to oscillate and its sensitivity to small changes in the data। तो दोनों जो मसाइल हैं वो दोनों रिजॉल्व हो जाते हैं अगर हम लो ऑर्डर पॉलिनोमियल फिट करें ऑन द डेटा। This quadratic function smooths the data because it is not required to pass through all the data points। अच्छा ये बात यहाँ पर कि जी मैंने जो है ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे मैं ये कह सकूं कि भाई मैं क्वाड्रेटिक फिट करता हूँ, क्यूबिक फिट करूं या कौन सा फिट करूं, मतलब उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। ये कोई मतलब हिडन ट्रायल तो नहीं है। अच्छा स्टेप्स इन स्मूथिंग द प्रोसेस, ये भी बात आगे आएगी जो मैंने अभी कहा। द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग रिक्वायर्स 2 डिसीजंस। फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मस्ट बी सिलेक्टेड। तो ये कि यहाँ पे जो मेरे पास 10 डेटा पॉइंट्स थे, व्हाट वाज द रीजन कि ये क्वाड्रेटिक सिलेक्ट किया गया। हाँ ये भी पॉसिबल था बिल्कुल कि जी मेरे पास यहाँ पर मैं एक क्यूबिक कर्व सिलेक्ट करता, कोई इस तरह का कर्व मैं सिलेक्ट कर लेता, या मैं कोई और मतलब फोर्थ ऑर्डर सिलेक्ट कर लेता, मतलब कोई भी सिलेक्ट मैं कर लेता। तो ये मुझे 2 क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट the order of the interpolating polynomial must be selected, और second the coefficients of the polynomial must be determined according to some criterion for the best fitting polynomial। तो 2 बातें हो गई कि ये मेरे पास डेटा गिवन है और ये कि मैं उस पर कोई लो ऑर्डर पॉलिनोमियल फिट कर रहा हूँ तो वो कितने ऑर्डर का होना चाहिए पहली बात, और जो मैं फिट करूँ तो वो क्राइटेरियन कौन सा मैं यूज करूँ। The problem that results is an optimization problem of the form addressed in chapter 3। तो chapter 3 में जो optimization की कुछ हमने टेक्निक्स देखी थी
उनमें से कोई एक मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी और मुझे ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑर्डर सेलेक्ट करना अभी तक मुझे नहीं बताया गया। For example, it may be decided to fit a quadratic model to 10 data points using the least square best fitting criteria. तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, कुछ चेबिशेव यूज कर सकते हैं, कोई और यूज कर सकते हैं। We will review the process of fitting a polynomial to a set of data points using the least squares criteria and then later return to the more difficult question of how to best choose the order of the interpolating polynomial. तो वो ज्यादा मुश्किल की चीज है कि जी ऑर्डर क्या होना चाहिए। भाई क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया तो हमने चैप्टर 3 में बहुत देख चुके कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि जी मेरे पास ये वो एक स्टैंडर्ड एक प्रॉब्लम है जो चैप्टर 2 से लेके चल रहा है, और इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि जी मेरे पास पॉलिनोमियल मैंने चूज किया सेकंड ऑर्डर का, ये मैंने इस डेटा पे मैंने फिट करना चाहता हूँ। जब ये पॉलिनोमियल मैं इस डेटा पे फिट करना चाहता हूँ तो मुझे एबीसी की ए बी और डी की वैल्यू डिटरमिन करनी है, ए बी और डी की वैल्यू डिटरमिन करनी है, क्योंकि सी तुम्हारे पास जो है ना वो आपके पास काउंटर रीडिंग हो गई और टी आपके पास इलैप्स टाइम है। तो उसको आपको रिलेट करना है सी और बेसिकली टी को, तो सी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे ये वाला मेरा मॉडल स्ट्रक्चर है। मैं बार बार जो है ना बात ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ मॉडल स्ट्रक्चर का। ये मेरा मॉडल स्ट्रक्चर है। ये मेरा मॉडल स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास डेटा हो गया और मेरे पास लीस्ट स्क्वायर्स में फिट कर रहा हूँ। तो ये कि इस डेटा पे मैंने जो है ना वो लीस्ट स्क्वायर्स प्रॉब्लम मैंने अप्लाई किया। जब मैंने अप्लाई किया तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड चीज है कि मिनिमाइज एस which is sum of the squared errors ti minus this one. This is the measured data and this is the prediction from the model. Prediction from the model. आप में से कोई बता सकते हैं कि इस एरर को क्या कहते हैं? इसका खास नाम होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या चीज? इस बुक के अंदर एक खास नाम यूज किया गया है, डेविएशन कहते हैं इसको। रेसिडुअल्स। डेविएशन मतलब ये कि वो तो बाद में आएगी जब हम कंप्यूट एक्चुअली करते हैं। ये रेसिडुअल्स कहलाते हैं, जो ये बुक नाम यूज कर रहा है, इसका जो जार्गन है वो ये यूज कर रहा है, रेसिडुअल्स। ठीक है, तो ये रेसिडुअल्स आपके पास हो गए और मैं इसको जो है ना मैं इसको मिनिमाइज करना चाहता हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर्स को मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये आरएमएसई नहीं है, ये सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर्स है, जिसको हम ये कह सकते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्ड एरर्स, एसएसई। अच्छा, तो द नेसेसरी कंडीशन अब वो यहाँ पे ये सिंपल जो है ना ये कैलकुलस मतलब मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है और ये बात चैप्टर 3 में गुजर चुकी है। यहाँ पे मुझे क्या काम करना है कि जितने भी मेरे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, तो आपके पास ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन एस। एस इसको मैं लिख सकता हूँ, एस इज अ फंक्शन ऑफ ए बी एंड सी। तो जब मैं इसको मिनिमाइज करना चाह रहा हूँ, डेल एस बाई डेल ए मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड डेल एस बाई डेल बी, ये मेरे पास डेरिवेशन जब मैं करूंगा इससे मेरे पास इक्वेशंस जनरेट होंगी। वो इक्वेशंस मेरे पास वो ये हैं, दीज आर द इक्वेशंस। जब मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन है, ए बी और डी। मेरे पास 3 अननोन्स हैं, तो ये कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड डी। ये आपके पास, तो ये सिंपल सारी कैलकुलेशन ये सब आपने डेटा जब इंसर्ट किया और अल्टीमेटली यू गेट दिस मॉडल। ये आपके पास एक पैराबोला है, ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक कर्व है, कुछ भी आप इसको कह लें। तो यहाँ पे उसने क्या किया कि यू कैन प्लॉट दिस सिंपल पैराबोला। आप इसको इसकी वेरिएशंस भी देख सकते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि जी ये मेरे पास सी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और टी आई मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, और ये मेरे पास एरर है। मेरे पास यहाँ पे ये जो एरर मेरे पास है, उसने कहा दिस इज द एरर जो मेरा मॉडल प्रेडिक्शन दे रहा है और जो एक्चुअल डेटा उसके दरमियान का एरर है। नोट दैट द डेविएशन वेरी स्मॉल कंपेयर टू द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम्स। तो ये है कि आपके पास ये बहुत कम जो है ना मतलब उसके अंदर डेविएशन है। मतलब ये कि अगर आपके पास यहाँ पे आप देखें 2224 है टाइम की वैल्यू, तो यहाँ पे 2224 से 0.33 ऊपर हो गई है आपकी वैल्यू। तो ये चीज है कि यहाँ पे वो कहता है कि ये मॉडल जो फिट किया है यहाँ पे, ये मतलब एरर्स को देख के लगता है कि ये एक रीजनेबल मॉडल है। लेकिन यहाँ पे तो उसने आर्बिट्री चूज किया कि भाई मैं क्वाड्रेटिक लेता हूँ, लेकिन क्यूबिक ले लेता या आपके पास बाय क्वाड्रेटिक ले लेता तो शायद ये एरर और कम हो जाता।
इन जैसी चीजों के आंसर कि हम स्ट्रक्चर क्या यूज करते हैं हम आगे देखेंगे। मॉडल स्ट्रक्चर, when we are considering the use of a low order polynomial for smoothing, two issues come to mind. Should a polynomial be used? पहली बात तो ये है कि भाई क्या हम यूज भी करें, if so what order of polynomial would be appropriate? अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर मैं कौन सा ऑर्डर की यूज करूं। अच्छा ये कि आप लोगों का सबका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और सबका मतलब अगर मैं ये वाला मतलब सबसे पहला जो सा क्वेश्चन है ना, शुड अ पॉलिनोमियल बी यूज्ड, तो मतलब बात जगह ऐसा होता है कि डेटा जब आप उसको प्लॉट करें तो आपको अंदाजा होता है कि यार मैं पॉलिनोमियल में फिट करूंगा तो मैं मेरा ये मॉडल स्ट्रक्चर सही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह करके कोई चीज जा रही है, आपको ये पता है कि ये एक डाइंग एक्सपोनेंशियल कर्व है और एक साइनोसॉइड है, ये देख के अंदाजा मुझे हो रहा है कि यहाँ पे मैं कोई पॉलिनोमियल फिट नहीं कर सकता। ये डायग्राम मैंने कोई इतना अच्छा नहीं बना सका, लेट मी मेक इट अ बिट क्लियर कि जी मैं इस तरह का बिहेवियर अगर मॉडल करना चाह रहा हूं तो मुझे पता है दिस इज डाइंग साइनोसॉइड e माइनस ए टी, लेट मी कॉल दिस कैपिटल ए, दिस इज बी साइन सी टी। इस तरह का कोई मॉडल स्ट्रक्चर होगा वो इसको ज्यादा सूट करेगा एज कंपेयर टू अ पॉलिनोमियल मॉडल। तो ये कि अगर मेरे पास डेटा ही ऐसा है तो फिर मैं पॉलिनोमियल फिटिंग कर रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो ये पहला सवाल ये कि शुड अ पॉलिनोमियल बी यूज्ड, तो हमें देखना है अगर हम समझते हैं कि वाकई में पॉलिनोमियल से मेरा मसला हल हो जाएगा, देन if so what order of the polynomial would be appropriate? The derivative concept can help in answering these questions. अब वो कहता है कि हम यहाँ पे डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं और उससे हम आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को अबाउट द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। डिवाइडेड डिफरेंसेस, ये आपके पास बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। Notice that a quadratic function is characterized by the property that its second derivative is constant and its third derivative is zero, that is given. अब ये आपके पास एक quadratic curve है, ये उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव हो, ये थर्ड डेरिवेटिव है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज अ लाइन, इज लीनियर, ठीक है, और आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आपके पास एक कांस्टेंट हो गया और थर्ड डेरिवेटिव उसका जीरो हो गया। तो अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक कर्व है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने देखी है, दिस इज कांस्टेंट और ये आपके पास जीरो होता है। मतलब ये कि जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है उनके लिए तो ये बहुत ही बेसिक बात है, और जिनका थोड़ा बहुत इतना अच्छा नहीं है तो ये कि एट दिस पॉइंट इफ आई टेक द डेरिवेटिव इट विल बी दिस लाइन, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो इस लाइन का कॉन्सेप्ट है। इफ आई टेक द डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट आई विल गेट अनदर लाइन, वो ये वाली लाइन है। अब लाइन का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो कांस्टेंट होगा, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, दिस इज पी डैश एक्स। जब इस पी डैश एक्स का मैं डेरिवेटिव लूंगा वो कांस्टेंट होगा क्योंकि ये लाइन का डेरिवेटिव आगे कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव लूंगा जीरो होगा। तो थर्ड डेरिवेटिव इज जीरो फॉर अ क्वाड्रेटिक कर्व। तो ये सिंपल बात है। हाउएवर द ओनली इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस इज अ सेट ऑफ डिस्क्रीट डेटा पॉइंट्स। हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कर्व वर्ब्स हमारे पास नहीं होते, हमारे पास तो भाई डेटा पॉइंट्स गिवन है। हम उन डेटा पॉइंट्स के साथ क्या कर सकते हैं? हाउ कैन दीज डेटा पॉइंट्स बी यूज्ड टू एस्टिमेट द वेरियस डेरिवेटिव्स? तो रेफर टू फिगर 4.17 एंड रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये बहुत बेसिक डेफिनेशन आपके पास, dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta x। बेसिक डेफिनेशन है आपके पास डेरिवेटिव्स की, और इसके अंदर ये आपके पास x1 हो गया, x1, this is x2, this is y1 and this is y2, this is the first point and this is the second point, और उसके दरमियान मैंने डिफरेंस निकाला तो आई गेट दिस। वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कहता है कि मैंने अगर कर्व का डेरिवेटिव निकालना है तो द लिमिट डेल्टा एक्स मस्ट गो टू जीरो। मतलब अगर मैंने इस पे रख के इसका डेरिवेटिव निकाल लिया तो बहुत बुरा डेरिवेटिव आएगा। कर्व का डेरिवेटिव कुछ और है, कर्व का आपके पास स्लोप कुछ और है, और ये आगे x1 x2 से जब मैं कंप्यूट कर रहा हूँ तो वो आपके पास वो तो ये इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप दे रहा होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना डेल्टा एक्स छोटा होगा उतना मेरा अच्छा स्लोप का एस्टिमेट होगा।
because dy by dx at x is equal to 1 at x is equal to x1 can be interpreted geometrically as the slope of the line tangent to the curve there. मैंने सब इसलिए लिख दिया क्योंकि बुक में था और मेरी assumption ये आपको ये आता होगा, ये बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन just for the sake of revision. तो ये टेंजेंट आपके पास हो गया VC from figure 4.17 that unless delta x is small the ratio del x over del y, ये मुझसे गलती हो गई, this is a typo, this must be del y by del x. Is probably not a good estimate of dy by dx. Del y by del x is a good approximate of dy by dx when limit delta x tends to 0. If delta x does not tends to 0 तो ये आपके पास अच्छे estimate नहीं होता. Nevertheless, if dy by dx is to be 0 everywhere, then delta y must go to 0. मतलब सीधी बात है, अगर डेरिवेटिव आपके पास इसको डेरिवेटिव को आपको 0 करना है तो इसका मतलब है लाजमन आपके पास ये del y जो है ना आपके पास ये 0 हो रहा है. Thus we can compute the differences yi plus 1. ये सब टाइपो है, ये सब मैंने इसको उसमें लिखा था वर्ड के जो है ना मैथ्स के अंदर, तो इसमें पावर पॉइंट के उसमें इक्वेशन एडिटर में, और ये सही नहीं लिखा गया. yi plus 1 minus yi is equal to delta y. ये मैं कंप्यूट करूंगा और दिस मस्ट गो टू 0. अगर dy by dx 0 है तो उसका मतलब ये 0 होना लाजमी है. लाइकवाइज अच्छा ये चीज ये भी मैं देखता हूँ कि इस सब बातों का फायदा क्या है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ. लाइकवाइज बिकॉज द फर्स्ट डेरिवेटिव इज अ फंक्शन द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड टू एस्टिमेट द सेकंड डेरिवेटिव. सीधी बात है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, आप सेकंड डेरिवेटिव इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं, थर्ड डेरिवेटिव सब कुछ. That is the differences between successive estimates of the first derivative can be computed to approximate the second derivative. तो first derivative आपने निकाल लिया, फिर आप second derivative भी निकाल सकते हैं. Before describing the entire process, we illustrate this idea with a simple example. तो ये कि जब हम इसको actual data पे use करने से पहले हम इसको data पे understand करने की कोशिश करते हैं. We know that the curve y is equal to x square passes through the point. तो ये आपके पास एक standard curve है जो आपके पास it goes like this, it blows up. तो आपके पास ये वैल्यू है for 8 it is 64 and for 6 it is 36. बस मैं 2-3 वैल्यू इसलिए लिख दी ताकि ये मेरे पास एक कर्व है. अब वो कहता है मेरे पास ये कर्व गिवन नहीं है, मेरे पास डेटा गिवन है, डेटा इज गिवन, और मुझे ये डिटरमिन करना है डेटा से कि मैं कौन सा इसमें कर्व फिट करूं, पॉलिनोमियल जो है ना वो कौन से ऑर्डर का मैं फिट करूं, इसमें किस डिग्री का पॉलिनोमियल फिट करूं. तो वो कहता है यू डेवलप दिस टेबल, डिफरेंस टेबल ना. तो आप ये डिफरेंस टेबल आपने बनाया, ये डेटा पॉइंट्स हो गए, ये एक्स है, और मैंने इसका डिफरेंस बनाना शुरू किया. तो डिफरेंस बनाना शुरू किया, 4 minus 0 is 4 and 16 minus 4 is 12 and 36 minus 16 is 20, इस तरह करके. और ये आपके पास हो गया 12 minus 4 is 8 and 20 minus 12 is 8, और इसी तरह यहाँ पे 8 minus 8 is 0. तो मैंने यहाँ पे गौर से देख रहा हूँ कि जब मैंने इसका डिफरेंस टेबल बनाना शुरू किया तो आपके पास यहाँ पे ये जो डेल्टा क्यूब है ये पूरा का पूरा आपके पास कॉलम 0 आ रहा है. जब 0 आ रहा है इसका मतलब है कि इसका थर्ड डेरिवेटिव जो है ना आपके पास वो 0 है. इसका थर्ड डेरिवेटिव इज 0 और इसका सेकंड डेरिवेटिव इज अ कांस्टेंट. तो मैं यहां से ये ड्राइव कर सकता हूं कि जी जब थर्ड डेरिवेटिव इसका, जब थर्ड डिफरेंस इसका इस डेटा का 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस डेटा का ओवरऑल ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड इसका दैट्स अ क्वाड्रेटिक ट्रेंड. आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि डेटा पे अगर मैं डिफरेंस टेबल बनाऊं तो उससे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकता हूं, कुछ ना कुछ हिंट मुझे मिल सकता है अबाउट द मॉडल स्ट्रक्चर. मतलब पॉलिनोमियल का कौन सा मतलब क्या चीज, मतलब सर जैसे पॉलिनोमियल सेकंड ऑर्डर का होगा. हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास थर्ड डिग्री, आप ये थर्ड डेरिवेटिव आपका 0 आ रहा है तो आपके पास ये सेकंड आपके पास जो है ना, मतलब ये कि ऑर्डर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कर्व इस पे फिट हो सकता है इस डेटा पे. और वैसे भी मैं देखता हूँ यहाँ पे जो डेटा जनरेट हुआ है वो डेटा जनरेट ही इससे हुआ है. तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल थी समझाने के लिए सिर्फ. हम आगे चलते हैं.
The first difference is denoted by delta, constructed by comparing computing yi plus 1 minus yi for 1 2 3 4. The second difference denoted by delta square, computed by finding the difference between the successive first difference from the delta column. तो आपके पास यहाँ से मतलब ये सब मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी यहाँ पे कि ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर जो बनता है वो आपके पास डेल्टा से बनता है, सिंपल, और डेल्टा क्यूब आपके पास डेल्टा स्क्वायर से बनता है. अच्छा, the same process can be continued till delta n minus 1. Note from table 4.15 that the second differences in our example are constant and third are 0. तो जो बात मैं अभी बता चुका. Or these results are consistent with the fact that a quadratic function has a constant second derivative and a 0 third derivative. तो इस डेटा पे, ये डेटा पे जब मैंने जो है ना ये डिफरेंस टेबल मैंने बनाया तो मुझे अंदाजा हुआ कि भाई सेकंड जो आपके पास इसका डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, थर्ड डिफरेंस 0 हो रहा है. तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे जो मॉडल है वो क्वाड्रेटिक एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है. Even if the data are essentially quadratic in nature, we would not expect the differences to go to 0. A very important fact. We would not expect the difference to go to 0 precisely because of the various errors present in the modeling and the data collection process. We might, however, expect the data to become small. ऐसा नहीं हो सकता perfect 0 हो जाए, लेकिन क्योंकि सीधी बात है सेंसर नॉइज होता है और डेटा में बहुत सारे और मसाइल होते हैं उनको गैदर करने पे, तो हमारे पास अगर डेटा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, 0 की तरफ जाता जा रहा है, तो हमें उसका कम से कम ट्रेंड का अंदाजा होगा कि भाई ये कितने ऑर्डर का जो है ना पॉलिनोमियल पे हम फिट कर सकते हैं. The second concept is divided difference. और our judgment of the significance of small can be improved by computing divided differences. तो हम यहाँ पे जो है ना असल में पहले जो हम कंप्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ डिफरेंस कर रहे हैं, मतलब that is delta y which is yi plus 1 minus yi. यहाँ पे जो डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर हम करेंगे we will also incorporate delta x as well. Note that the differences computed in table 4.15 are estimates of the numerator of each of the various derivatives. वो सिर्फ न्यूमरेटर्स के थे. These estimates can be improved by dividing the numerator by the corresponding estimate of the denominator. तो ये है कि हम उसके थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं. ये जो टेबल 4.5 था, बहरहाल ये बहुत आइडियल डेटा था, लेकिन इससे हमें कुछ अंदाजा हुआ कह लेंगे इसको और हम बेहतर कर सकते हैं अगर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, वो इस तरह करके डिवाइड करते हैं. ये मेरे पास यहाँ पर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 है, और ये मेरे पास y3 माइनस y2 ओवर x3 माइनस x2 है. The next one will be what? Will be this one. This whole thing will be here. ये आपके पास पूरी चीज slightly wrong, वो सिर्फ आगे का. This will be this one, first one. अब मैं डिफरेंस चूंकि इन दोनों में ले रहा हूं तो मेरे पास जो x आएगा वो ये वाला आएगा, x3 माइनस x1 आएगा. इस तरह करके अगर मैं डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लूं, तो मेरा एस्टिमेट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, मुझे थोड़ा बेहतर आइडिया मिल जाएगा. और मेरे पास द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस may be interpreted as the difference between the adjacent slopes. तो मतलब जो अभी हमने लिखा बेसिकली जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस था वो बेसिकली इन स्लोप्स के दरमियान का डिफरेंस है. ये पहला स्लोप हो गया और ये दूसरा स्लोप हो गया, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस होता है. Divided by the length of the interval, divided by the length of the interval is this one, the length of the interval. इससे फिर हम डिटरमिन करते हैं कि जी मेरे पास what is the slope, what is the difference in the slope. और ये मेरे पास डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल है, ये मेरे पास डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल हो गया. इसके अंदर उसने बैक ट्रैक करके दिखाया है कि अगर मैं, अच्छा यहाँ पर जो सिंबल यूज हो रहा है फॉर डिवाइडेड डिफरेंस इट इज दिस वन. नॉर्मल फॉर डिफरेंस आई यूज डेल्टा, और आपके पास ये मिडिल में उसका एक लाइन है, कॉल इट अ डैगर और व्हाटएवर, तो आपके पास ये यूज हो रहा है फॉर डिवाइडेड डिफरेंस.
इस डिवाइडेड डिफरेंस के अंदर उसने सिंपल एक को कंप्यूट करके दिखाया। ये अगर आपके पास ये वाला नंबर है, मैं इसको कंप्यूट कर रहा हूँ, तो दिस विल कंप्यूटेड फ्रॉम हेयर, और ये आपके पास यहाँ से कंप्यूट हो रहे हैं, और ये आपके पास यहाँ से कंप्यूट हो रहा है अल्टीमेटली यहाँ से। तो डेल्टा वाई जो यहाँ पर बनेगा वो तो आपके पास 1 - 1 होगा, दैट इज अ 0 विच कम्स ओवर हेयर। ये 6 कहां से आया? 6 कम्स फ्रॉम द स्पेसिंग इन x 8 - 2 फ्रॉम हेयर, यहां से आपके पास 6 आया। ठीक है, बहरहाल ये डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल, इसके अंदर सिर्फ डेल्टा x आपके पास डिवाइड हो जाता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हम सब डेल्टा वाई को ही देख लें तो उससे हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग डेल्टा वाई इक्वल टू 0 पर ही स्टॉप करना चाह रहे हैं ना। असल में नहीं बिलाल, इसके अंदर उसने डेल्टा एक्स इसलिए ऐड किया क्योंकि बाद में स्पेसिंग आपके पास जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। जब स्पेसिंग यूनिफॉर्म नहीं होती है तो वो अपना एरर इंट्रोड्यूस कर रही होती है। तो यहाँ पे वो, क्योंकि हमने तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स देखी, अगर लेट सपोज मेरे पास ये इस तरह का डेटा गिवन है, अब मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स गिवन है इन पॉइंट्स पे, यहाँ पे डेटा गिवन है, ये डेटा गिवन है और ये डेटा गिवन है, फिर यहाँ पे डेटा गिवन है, फिर यहाँ पे डेटा गिवन है। अब मसला है कि यहाँ पे जो x की स्पेसिंग है वो सेम नहीं है, तो जब मैं डेरिवेटिव निकाल रहा तो मैं गलत निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अजम्पशन ये होता है कि जी अगर मैं डेल्टा y कहता हूँ तो मेरे पास डेल्टा x की स्पेसिंग सेम चल रही है, जबकि यहाँ पे सेम नहीं है। तो इन जैसी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैं डेल्टा x को साथ में जो है ना वो इंक्लूड करता हूँ अपनी कैलकुलेशन के अंदर। ओके सर। सर ये जो सेकंड डिफरेंस है, डिवाइडेड डिफरेंस है, इसमें ये नीचे डिनोमिनेटर में 4 किसका है? इसमें डिनोमिनेटर में अब क्या आपने क्या कहा आखिर में? डिनोमिनेटर में 4 सर किस तरह है? एक मिनट, यहाँ पे सेकंड वाले को आप कह रहे हो, इसको क्या आप कह रहे हो? यस सर। इसके अंदर आपके पास 4 जो आया है वो 2 के डिफरेंस है। मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, इसको फिर मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे लेट सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, ठीक है, तो ये जो आपके पास आया ये आपके पास इन दोनों से आया, ठीक है, और ये जो आपके पास, इसको मैं रिवर्स, ठीक है, तो अब ये जो आपके पास न्यूमरेटर के अंदर आया यहाँ पे, दैट इज डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई आपके पास आया 10 - 6 और x आपके पास आया 6 - 2, दैट इज 4/4 इन दिस केस। समझ में आया आपको? यस सर। बस अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये चीज हो गई क्लियर। अब यहाँ पर उसने कहा कि जी मैं आपको एक, यहाँ पे उसने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी। उसने कहा जी ये मेरे पास डेटा था, दिस द डेटा, और मेरे पास कोई हिंट नहीं है, कोई क्लू नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे कितने ऑर्डर का पॉलिनोमियल मैं फिट करूं। तो उसने कहा यू डेवलप दिस डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। जब ये डिवाइड डिफरेंस टेबल मैंने डेवलप किया तो यहाँ अगर ट्रेंड मुझे ये मिला है कि जी ये सब 0 है, थर्ड डेरिवेटिव इज 0 एंड सेकंड डेरिवेटिव इज कांस्टेंट। तो मैं ये आराम से कह सकता हूं कि जी यहाँ पे ये जो, अगर मैं इस पे एक पॉलिनोमियल फिट करूं तो मेरे पास उसके ट्रेंड को मैं कैप्चर कर सकूंगा। ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल मुझे ये बात बता रहा है, सिंस दिस del square is constant and del cube is 0 goes to 0, तो मेरे पास my assumption of a second order polynomial model, ये मेरे पास acceptable assumption है क्योंकि मेरा डेटा मुझे ये बता रहा है। अब मेरे पास एक genuine argument है, justification है कि मैं quadratic क्यों ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, बास मेरे हिसाब से बुक के अंदर एक एग्जांपल और भी गिवन है जिसके अंदर उसने ये बताया है कि आपके पास
बाज दफा जो डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल होता है वो आपको कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, मतलब दिस इज नॉट अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। डिवाइडेड डिफरेंस ये आपको हिंट देता है, अगर आपको हिंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो यू हैव टू गो एंड ट्राई सम अदर मेथड्स। Choosing the model structure, note from table 4.18 that the second divided differences are essentially constant and that the third divided differences are equal to 0 to 4 decimal places, मतलब वो तकरीबन 0 हैं थर्ड वाले जो हैं। The table suggests that the data are essentially quadratic, which supports the use of a quadratic polynomial as an empirical model. The modeler may now want to reinvestigate the assumptions to determine whether a quadratic relationship seems reasonable. अब वो कहते हैं कि जी आपको मतलब डिवाइडेड डिफरेंस से अंदाजा हो गया, अब आप इसको लेकर जो है ना मतलब एक क्वाड्रेटिक मॉडल को चैप्टर 3 के ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स के साथ कोई मॉडल आप डेवलप करें। जब आप कर लें उसके बाद दोबारा एरर्स कंप्यूट करें, अगर एरर्स आपके पास एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तो यू एक्सेप्ट द मॉडल, अगर फिर भी आपके पास एरर्स एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर नहीं है तो देन यू हैव मेड सम मिस्टेक, कोई मसला हुआ है कहीं पे। ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंस टेबल्स के मतलब डिफरेंस टेबल्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, several observations about divided difference tables are in order. First, the xi must be distinct and listed in increasing order. तो ये पहली बात है, जब मैं डिवाइडेड डिफरेंसेस डेवलप कर रहा हूँ टेबल, तो अगर x जो है ना वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वो रिपीट नहीं हो और वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखे हुए हों, वो ऐसा नहीं हो कि वो रैंडमली लिखे हुए हों। It is important to be sensitive to xi that are close together. तो वो आपके पास अगर बहुत xi क्लोज हो जाएंगे तो आपके पास वो एकदम बहुत लार्ज भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास यू आर डिवाइडिंग बाय अ वेरी स्मॉल नंबर, तो आपके पास वो बड़े हो सकते हैं, बिकॉज द डिवीजन बाय अ स्मॉल नंबर कैन कॉज न्यूमेरिकल डिफिकल्टीज। तो ये चीज नॉर्मली आप लोगों का मुझे अंदाजा नहीं मैटलैब में किसने कितना काम किया है, लेकिन अगर आपके पास 10 टू द पावर -6 के अंदर आप चल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है कि मतलब ये कितने छोटे नंबर से आप जब डिवाइड मतलब माइनस कर रहे होते हैं, यू विल गेट अ वेरी स्मॉल नंबर एंड देन यू यूज इट इन द डिनोमिनेटर, तो आपके पास वो ब्लास्ट कर जाता है, वो आपके पास जो डिवाइडेड डिफरेंस का जो एंट्री होती है। द स्केल्स यूज्ड टू मेजर बोथ द xi एंड द yi मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड, मतलब अगर बहुत ह्यूज नंबर्स हैं तो somehow you should reduce them. For example, suppose xi represent distances and are currently measured in miles. If the units are changed to feet, the denominators become much larger, resulting in divided differences that are much smaller. तो वो कहता है कि भाई आप ऐसे यूनिट्स यूज करें जो आपके पास रीजनेबल हो और ये है कि उससे मुझे डेटा की सही जो है ना वो ट्रेंड का अंदाजा हो। अगर मैंने ऐसे यूनिट यूज कर लिए और बहुत ही छोटे नंबर्स मेरे पास आ गए, अब मैंने अगर मतलब माइल्स के अंदर मेजरमेंट थी उसको मैंने फीट के अंदर कर दी, तो आपके पास वो थाउजेंड ऑफ फीट्स मेरे पास आ जाएंगे, और जब मैं उसको डिवाइड करूंगा तो ये है कि मेरे पास जो डिवाइडेड डिफरेंसेस टेबल को बहुत छोटी वैल्यूज आ रही होंगी, तो मेरा बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन होगी ऑफ माई डेटा। Remember, however, that we are trying to decide whether a low order polynomial is worth further investigation. वो उसने बार बार ये बात दोबारा की है कि हमारा यहाँ पे सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम किसी तरह की डिटरमिन करें कि अगर हमारे पास डेटा गिवन है तो उसमें लो ऑर्डर कौन सा पॉलिनोमियल फिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के अपने मसाइल हैं। बिफोर एक्सेप्टिंग द मॉडल वी वुड वांट टू ग्राफ इट एंड एनालाइज द गुडनेस ऑफ इट। तो एक और बात ये है कि भाई जब फाइनली आपने चूज कर भी लिया तो आप एक दफा जो है ना स्कैटर प्लॉट जरूर बना के देखें आपका डेटा क्या कर रहा है। एक और प्रॉब्लम जो क्या बोलते हैं इसके अंदर हम फेस करते हैं डिवाइडेड डिफरेंसेस के अंदर, दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ एरर, जो बिल्कुल आपके पास जो है ना वो इरोनियस रिजल्ट्स आपको देगा, बिल्कुल इनकरेक्ट कंक्लूजन्स। व्हेन यूजिंग अ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल we must be sensitive to errors and irregularities that occur in the data. अब वो कहता है कि जी ये आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आया, पीछे से कोई सेंसर एरर आ रहा था और आपका अल्टीमेटली जो है ना ये डेटा इस तरह बना। वो कहता है कि जब आपका डेटा बना यू गेट अ ऑसिलेशन इन द एरर और अल्टीमेटली द एरर विल स्टार्ट टू इंक्रीज, यहाँ पे एरर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा जो जनरली आप एक्सपेक्ट नहीं करते। मेजरमेंट एरर्स कैन प्रोपिगेट देमसेल्व्स थ्रू आउट द टेबल, तो मेजरमेंट एरर यहाँ पे कहीं हुआ फिर वो प्रोपिगेट करते करते अल्टीमेटली इट इज मैग्नीफाइंग, can propagate themselves throughout the table and even magnify themselves. For example, consider following difference table. तो ये इस तरह के मसाइल होते हैं उसके अंदर। यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो कि बहुत पहले से चल रही थी, वेहिकुलर स्टॉपिंग डिस्टेंस का, जिसके उसने डिफरेंट मॉडल्स बनाए उसने
चैप्टर 2 के अंदर भी, चैप्टर 3 के अंदर भी, चैप्टर 4 के अंदर दोबारा जो है ना, चैप्टर 3 के अंदर हमने इसको सिंपल देखा था कि उसने कहा एक क्वाड्रेटिक मॉडल है, हमने डेटा पे फिट किया था और हमने बस उससे जो है ना प्रिडिक्शंस की थी। यहाँ पे वो कहता है, और ये सब बातें इसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा जस्ट अ मिनट, मतलब 2 मिनट्स ब्रेक, मैं थोड़ा सा जो है ना वॉश करके 1 मिनट, क्योंकि मेरे मुंह में बहुत तकलीफ अभी हो रही है जी। तो ये कि ये वाला जो हमारे पास एक मॉडल चल रहा है व्हीकुलर स्टॉपिंग डिस्टेंस का, कि जब मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ मेरी कितनी स्पीड होती है और मैं कितने डिस्टेंस पे जाके रुकता हूँ। तो यहाँ पे ये एक बेसिक सा इन्होंने मॉडल डेवलप किया था चैप्टर 2 के अंदर, जिसके अंदर ब्रेकिंग डिस्टेंस था और पता नहीं एक और कोई फैक्टर था। मतलब मैंने पिछले चैप्टर के अंदर जब चैप्टर 3 पढ़ा रहा था तो उसके अंदर ये बात आई थी कि ये दो आपके पास डिस्टेंसेस को मिला के जो है ना टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ना मैं कंप्यूट करता हूँ। तो एक तो इसका मॉडल डेवलप किया था चैप्टर 2 में, जो बेसिक थ्योरी से डेवलप किया था, एक्सेलरेशन से, मास से, उसके इनर्शिया से और इन चीज़ों से। फिर चैप्टर 3 में उसने कहा कि मेरे पास डेटा मौजूद है, मैं क्वाड्रेटिक मॉडल फिट करता हूँ, तो उसने लीस्ट स्क्वायर्स अप्लाई किया था और उसने एक मॉडल डेवलप कर लिया था। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिटरमिन कर रहा है कि मेरे पास यहाँ पे क्या मैं लो ऑर्डर पॉलिनोमियल कौन सा फिट कर सकता हूँ इस पे। अच्छा जो उसके अंदर मसला आया था वो ये मसला आया था, वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि जो हाई, मतलब ये कि आपके पास स्पीड्स पे, मतलब वो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस कंप्यूट कर रहा होता था, जो मॉडल एम्पेरिकल मॉडल था वो इतना अच्छा नहीं कंप्यूट कर रहा होता, वो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन दे रहा होता था वो इतनी सही ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा होता था। वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं चैप्टर 4 के अंदर अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करता हूँ और फिर मैं इसका मॉडल डिटरमिन करने की कोशिश करता हूँ। ये वो डेटा है और यहाँ पे उसने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल जो है ना ये एस्टेब्लिश किया है इसका पूरा विद दिस। ये इसका डिवाइड डिफरेंस टेबल है। तो यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल से आप देखो कि यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यूज कुछ नेगेटिव आई, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर अल्टीमेटली अगले वाले के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही हैं। मेरे पास यहाँ पर मैं अगर गौर से देखूं कि मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यूज हैं अल्टीमेटली मेरे पास जो है ना उनका जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो आपके पास एरर्स का वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। और ये कि शायद मैं एक और कंप्यूट करूं तो और रिड्यूस हो जाए, या इवन मैं यहाँ पे जब मैं इसको फोर्थ डेरिवेटिव इसका 0 हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ थर्ड इसका डेरिवेटिव इज नॉट कांस्टेंट, तो मैं इसमें थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल में फिट कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है इस पे। अच्छा यहाँ पे उसको लेट मी रीड दिस वन, ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट है, an examination of the table reveals that the third divided differences are small in magnitude compared to the data and that negative signs have begun to appear. तो थर्ड डिफरेंस के अंदर आपके पास ये वाला है, इसके अंदर नेगेटिव आपके वैल्यूज आनी शुरू हो गई हैं और वैल्यूज आपके पास स्मॉल है। तो जब नेगेटिव वैल्यूज आती हैं और नेगेटिव पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो मेजरमेंट एरर्स थे, जो सेंसर नॉइज था, तो वो सब अब जो है ना मतलब ये कि उसने रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। As previously discussed, the negative signs may indicate the presence of measurement errors, जो बात मैंने अभी आपको बताई, the presence of measurement errors or variations in the data that will not be captured with low order polynomials. तो आपका लो ऑर्डर पॉलिनोमियल्स उसको जो है ना वो नहीं कैप्चर कर सकते अगर आपके पास एरर आ गया डेटा के अंदर। द नेगेटिव साइंस विल आल्सो हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द डिफरेंसेस इन द रिमेनिंग कॉलम्स, क्योंकि नेगेटिव साइंस आएंगे तो आगे जो आपके पास जो कॉलम्स बनते चले जाएंगे उसके अंदर बाज़ दफा जो वैल्यूज हैं बहुत एनलार्ज हो जाएंगी, बहुत मैग्नीफाई हो जाएंगी। Here we may decide to use a quadratic model, reasoning that high order terms will not reduce the deviations sufficiently to justify their inclusion, क्योंकि जितना हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल आप यूज करेंगे उतना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। जितना लो ऑर्डर पॉलिनोमियल यूज करते हैं उतना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव नहीं होता, उतना आपके पास सिंपल होता है। Here we may decide to use a quadratic model, reasoning that high order terms will not reduce the deviations sufficiently to justify their inclusion, but a judgment is qualitative. हमने सिर्फ qualitative judgment हमने देख के ये बात कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइंस आए हैं। The cubic term will probably account for some of other deviations not accounted for by the best quadratic model. तो जो बात मैंने पहले आपको कही थी कि शायद क्यूबिक मॉडल क्वाड्रेटिक से बेहतर हो, लेकिन ये हम फिट करके मालूम कर सकते हैं, ये ऐसे नहीं कह सकते। ये डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बन गया। यहाँ पे उसने पूरा प्रोसेस जो है ना बेसिकली ये चैप्टर 3 वाला प्रोसेस है, उसने यहाँ पे रिपीट कर दिया चैप्टर 4 के अंदर। वो ये है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक मॉडल है, स्टैंडर्ड वही बात है, मैंने एरर फॉर्म किया, मेरे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन ना अप्लाई करूं, सिंपल मेरे पास जो मॉडल है, अगर वो ये वाला मॉडल है क्वाड्रेटिक मॉडल, इस पर
तो मेरे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेरिवेशंस हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, और मेरे पास जब मैं इनकी वैल्यूज कंप्यूट करता हूँ मेरे पास ये वैल्यूज हैं सारी, और अल्टीमेटली आई गेट दिस मॉडल, दिस इज माय मॉडल। और ये मेरे पास जो मॉडल है, अब इसको मैं कंपेयर करूंगा विद माय मॉडल जो मैं चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में बना चुका हूं, ठीक है। Finally, the fit of PV is analyzed in table 4.21. This empirical model fits better than the model this one. ये वाला वो मॉडल है जो चैप्टर 3 के अंदर बनाया गया था, ये वाला जो मॉडल है, दिस फ्रॉम चैप्टर 3। आप लोग इसको खुद भी एक दफा देख लेना, बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा पैरामीटर, मतलब अभी वाले के अंदर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर था, वो ये एक्स्ट्रा पैरामीटर था। Extra parameter, the constant A in this case that absorbs some of the error. Note, however, that the empirical model predicts a stopping distance of approximately 50 feet when the velocity is 0. वो कहता है ये जो आपके पास empirical model है जो based on data जो मैंने बनाया, वो ये कहता है, मतलब अब वो कहता है कि इसके अंदर अपने problems हैं, क्योंकि ये तो मेरे पास वो errors हैं जो मैंने compute किए from actual data और मेरा जो model यहाँ पर बना, my model ऑफ चैप्टर 4। तो ये डेविएशन है जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि लेट्स अज्यूम, मैं इस मॉडल को टेस्ट करता हूं, अगर माय वेलोसिटी इज 0 तो मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 50। तो ये बहुत ही अनरीजनेबल बात है, मतलब ये है कि मेरे पास जब वेलोसिटी मेरी 0 है और मेरा इतना बड़ा स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, तो वो ये कहना चाह रहा है कि हर मॉडल की हर आपके पास जो इंटरप्रिटेशन होती है वो मैं यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत अगेंस्ट द रियलिस्टिक डेटा होती है, ठीक है। तो आपके पास ये देखना पड़ता है कि मॉडल किस रीजन के अंदर वैलिड है और कहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। नाउ क्यूबिक स्प्लाइंस, आई टेक अ रेस्ट नाउ, क्योंकि ये क्या मेरे जो है ना, मुझे अपने जो है ना वो नील स्टार्ट और वो सब मैं लगा के थोड़ा सा जो है ना मैं इसको सोमजल इसको थोड़ा सुन करूंगा अपना, और फिर ये कि मैं प्रोबेबली जो है ना अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं असर के बाद कंटिन्यू करूंगा। आप लोगों को कोई बात अगर पूछनी हो तो आप पूछ लो, क्योंकि अभी मैं ये शुरू नहीं करा क्यूबिक स्प्लाइंस, मैं इंशाल्लाह ये असर के बाद और ये आज ये चैप्टर खत्म करना है ताकि मैं आपको असाइनमेंट दे दूं कम से कम, द सेकंड एंड द फाइनल असाइनमेंट। आई विल स्टॉप हियर, आपको जो बात पूछनी है आप पूछ लो। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, और फिर ये कि व्हाट्सएप पे मैं हूँ अवेलेबल, मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और अपने मतलब तबीयत की वजह से, और फिर मैं इंशाल्लाह असर के बाद कंटिन्यू करता हूँ इंशाल्लाह। Let me admit all the people. ठीक है, we start with cubic splines कि यहाँ पे बल्कि सबसे पहले लीनियर स्प्लाइंस एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर जो है फिर क्यूबिक स्प्लाइंस की बात आएगी। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आई होप रिकॉर्डिंग रिज्यूम हो गई, आपको आवाज आ रही होगी आप लोगों को। जी सर आवाज आ रही है। आई रीआइट्रेट द होल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये आखिरी असल में टॉपिक है इस पूरे 2 चैप्टर्स का चैट पे, ठीक है। कि जी मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स थे और ये कि एक कॉन्सेप्ट जो गुजरा चैप्टर 4 के अंदर कि जी यहाँ पे अगर मैं लो ऑर्डर पॉलिनोमियल फिट करूंगा तो एरर आता है, ये और अगर पॉलिनोमियल मैंने फिट किया तो मेरे पास एरर आएगा, ठीक है। मैं इस एरर ये रेसिडुअल्स हैं, ये एरर्स हैं, मैं इन एरर्स को किस तरह रिड्यूस कर सकता हूं, उसका जो एक बेसिक आइडिया यहाँ पे डिस्कस किया गया वो ये था कि आई कैन पास a high order polynomial through all these data points. This is a high order polynomial. अच्छा, इस हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल के अपने डिसएडवांटेजेस थे जो डिस्कस किए हमने पहले। उसके बाद हमने क्या कहा कि चलो ठीक है, हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। फिर हम क्या करते हैं, हम इस डेटा का हम किसी तरह एनालाइज करते हैं और हम ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल का ऑर्डर है जो इस पे ज्यादा सूट करेगा। तो वो डिवाइडेड डिफरेंस के मेथड्स को हमने देखा।
अच्छा वो सब बात हो गई। यहाँ पे जो ये बात करें क्यूबिक स्प्लाइंस की, वो ये बात कह रहा है कि अच्छा इवन डिवाइडेड डिफरेंस हमें क्या बता रहा था? डिवाइडेड डिफरेंस हमको एक जनरल आइडिया देता है कि भाई आपके डेटा पे ये वाला मॉडल जो है ना ज्यादा सूटेबल है। लेट सपोज उसने हमको जो आइडिया दिया, वो आइडिया हमारे पास वो ये आइडिया था, वो कहता है कि जी आपके पास एक फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है, वो ज्यादा सूट करेगा, फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल ज्यादा सूट करेगा आपके डेटा पर बेस्ड ऑन द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ठीक है, ये पिछला टॉपिक जो अभी मैंने असर से पहले आपको समझाया। इसके अंदर भी मसला ये था, फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल अगर आपने ले लिया तो उसके जो पैरामीटर्स आप डिटरमिन करोगे, यू विल डिटरमिन दोस पैरामीटर्स फ्रॉम लीस्ट स्क्वायर्स, और ये पॉलिनोमियल जो होगा ये भी हर डेटा पॉइंट से नहीं गुजरेगा। ठीक है, जिसको हम लो ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो टॉपिक है वो ये कह रहा है यहाँ पे क्यूबिक स्प्लाइंस का कि जी बस किसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो कर्व है, मेरा मॉडल है, वो हर डेटा पॉइंट से गुजरे, मिसाल के तौर पे ऐसा, तो ये जो मैं ब्लू में बना रहा हूं ये आपके पास हम इसको स्प्लाइंस कहते हैं। अब ये स्प्लाइंस क्या है कि जी आपके पास ये हर डेटा पॉइंट से गुजरेंगी, लाजमन गुजरेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसमें रेसिडुअल 0 होगा अगर मैं स्प्लाइंस का मॉडल डिटरमिन करता हूं। हम इसकी बात अभी करते हैं। स्प्लाइंस हमारे पास जो है, I'll go through this topic और फिर मैं आपको समझाता हूँ, और जो प्रॉब्लम्स हो फिर you can discuss with me. The use of polynomials in constructing empirical models. Empirical models are those models which are constructed from data. That capture the trend of the data is appealing because polynomials are so easy to integrate and differentiate. तो ये बहुत ब्यूटी है इसकी। मैं कोशिश करता हूँ, मैंने जो एक अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था यूजिंग स्प्लाइंस, जो क्वाडकॉप्टर्स के पाथ्स में जनरेट कर रहा था, वो बहुत ही हैवी प्रोग्राम है मैटलैब पे, वो इस लैपटॉप पे तो चल भी नहीं सकता, दूसरे लैपटॉप पे। मैं कोशिश करता हूँ मैं उसको आपको रन करके दिखाऊं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि इट्स नॉट अ सिंपल थिंग जब इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। यहाँ तो मैथ्स बहुत सिंपल है, बट व्हेन यू गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन इट्स वेरी टफ। अच्छा, high order polynomials however tend to oscillate near the endpoints of the data interval and the coefficients can be quite sensitive to small changes in the data. तो ये दो इसके प्रॉब्लम्स हैं जो हम पिछली दफा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, oscillations and sensitivity to small changes in the data. High order इसलिए यूज नहीं करते। Unless the data are essentially quadratic or cubic in nature, smoothing with a low order polynomial may yield a relatively poor fit somewhere over the range of the data. जो कि यहाँ पे जो ब्लू कर्व है ना, ब्लू कर्व, जो ये ब्लू कर्व है, ये ब्लू कर्व जिसको मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये बात है कि मैंने लो ऑर्डर पॉलिनोमियल से अपने डेटा को मैंने एस्टिमेट किया, तो वो हर एक से तो गुजर भी नहीं सकता, और ये कि वो बाज दफा जो है ना आपके पास वो कोई अच्छा एस्टिमेट नहीं देता। ठीक है, For instance, the quadratic model that was fit to the data collected for the vehicular stopping distance did not fit well at high velocities, तो एक प्रॉब्लम आया था। In this section, a very popular modern technique called cubic spline interpolation is introduced. और यहाँ पे जो लफ्ज इंटरपोलेशन का यूज किया है, यहाँ वाकई में मैं इंटरपोलेशन कर रहा हूँ, एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर रहा। मतलब क्या कि जी मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं, तो मैं जो क्यूबिक स्प्लाइन बना रहा हूँ, मैं इस डेटा के दरमियान और फिर इस डेटा के दरमियान, मुझसे अगर आप ये इसके अंदर क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट विल बी द वैल्यू हियर एट दिस वन, लेट्स सपोज दिस इज x1, x2 एंड दिस इज x3, मुझसे एक आदमी पूछता है x टिल्डा पर मेरे पास व्हाट विल बी y टिल्डा, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यूबिक स्प्लाइन की जो बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैं इंटरपोलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, by using different cubic polynomials between successive pairs of data points we can capture the trend of the data regardless of the nature of the underlying relationships. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरे पास डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मैं यूज करता हूं बिटवीन सक्सेसिव डेटा पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, जो स्प्लाइन होगी, वो डिफरेंट होगी जो यहाँ पर स्प्लाइन होगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा, पता नहीं आप लोगों से कितने लोग बैठे हुए नहीं बैठे हुए, मुझे आप हाथ रेस करके बता सकते हैं कि जिन्होंने क्यूबिक स्प्लाइन का नाम पहली दफा इस कोर्स में सुना है।
उम्मीद ये कुछ ना कुछ लोग बैठे हुए होंगे। चलो 4-5 आदमी बैठे हुए हैं, गुड। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने क्यूबिक स्प्लाइन का नाम पहली दफा इस कोर्स में सुना है, और बाकी वो लोग हैं जिन्होंने क्यूबिक स्प्लाइन पहले पढ़ चुके हैं। तो जो पढ़ चुके हैं फिर उनसे मैं कुछ जो है ना सवाल पूछता हूँ। अच्छा, बाकी लोग मुझे लगता है वो मौजूद ही नहीं है, क्योंकि क्यूबिक स्प्लाइन जनरली लोग नहीं पढ़ते। तो ये है सर कि वो आपने इसी कोर्स में थोड़े थोड़े 2-3 लेक्चर्स पहले ही बताया था, तो वो थोड़ा बहुत पता है। नहीं नहीं तो नहीं, बस बाकी लोग असल में भाई ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है ना कि भाई लॉगिन करके आदमी बैठ जाए और भाई लेक्चर हो रहा है, कोई मसला ही नहीं, आदमी है नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता। वो भी मैं जी देखना सर। चाह रहा था। सर जब भी सुना है आप ही से सुना है, लेकिन पहले भी आपने जिक्र किया था एक दफा। सही है भाई भाई लाइन में अब जैसे हाफिज तहरीर, सर ये न्यूमेरिकल आयशा कुरैशी, हमजा रिजवान, जरगाम सिकंदर, सन्नान, मोहम्मद जैद, ये लोग लाइन में सारे लोग बैठे हुए हैं ना। मैं इनसे क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो अपने लोगों से पूछते हैं, अपने लोग तो ज्यादा बेहतर है। तहरीम बैठे हुए हो? और इरफान, ये दो आदमी तो भाई कीट के हैं, तो इनसे तो मैं पूछ सकता हूँ। जी सर, मैंने नहीं पढ़ा ये किसका आंसर आ रहा है? अच्छा, इरफान का है, ठीक है, गुड। इरफान इज देयर। और सन्नान तुम बैठे हुए हो? कुछ पता नहीं है। बहरहाल दैट्स फाइन, आई मूव ऑन। सर हम भी कीट के हैं सर। अब आप कौन कीट के हैं भाई? सर नदीम अख्तर सर। अच्छा, मैं आपको पहचाना तो नहीं। बहरहाल कोई मसला नहीं। अभी एडमिशन लिया हुआ था सर, अभी तो कीट नहीं के नहीं हो नहीं, गए अभी सर। एडमिशन नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। असल में ये बाकी मेरे स्टूडेंट्स पास्ट के रहे हैं या हमारे लैब इंजीनियर्स हैं, मैं इसलिए जो है ना, तो सर बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये हम चलते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग डिफरेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिटवीन सक्सेस। अच्छा, ये सब बात हो गई। तो हम जो है ना, तो इसका एडवांटेज क्या है, हम दो अलग, अब मैं यहाँ डिटेल में पूरी बात समझाऊंगा इंशाल्लाह। वी कैन कैप्चर द ट्रेंड ऑफ द डेटा रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द अंडरलाइंग रिलेशनशिप्स। हमें अंडरलाइंग रिलेशनशिप तो पता नहीं चलता, लेकिन हम ट्रेंड जो है ना डेटा का वो कैप्चर कर लेते हैं यूजिंग क्यूबिक स्प्लाइन्स। अच्छा, while simultaneously reducing the tendency towards oscillation and the sensitivity to changes, तो आपके पास ये लेस सेंसिटिव होता है और इसमें ऑसिलेशंस नहीं होती हैं। ठीक है, पहले मैं पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर इसके डिसएडवांटेजेस बताता हूं, इसके एडवांटेजेस बताता हूं। ये जनरली बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसके जनरली डिसएडवांटेजेस कम है, लेकिन जो है वो एक दो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। अच्छा, यहाँ पर उसने 3 फिगर्स दिए हैं और एक्सप्लेनेशन ये है। व्हाट इज स्प्लाइन? कंसीडर द डेटा इन फिगर 4.21a. What would a draftsman do if asked to draw a smooth curve connecting the points? अगर कोई आदमी, आई एम वेरी सॉरी, मेरी आवाज शायद आपको इतनी क्लियर ना हो क्योंकि मुझसे बहुत मुश्किल से बोला जा रहा है, मतलब मेरा जो है ना। अच्छा, ये है कि यहाँ पे जो वो कहना चाह रहा है, वेट अ मिनट, मैं इसको मूव करूं, व्यू करूं 100, कि जी मेरे पास ये 3 डेटा पॉइंट्स गिवन हैं। आई हैव दीज 3 डेटा पॉइंट्स और मुझे एक स्मूथ कर्व बनाना है। तो जब स्मूथ कर्व बनाना है, मीनिंग लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जिन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत पहले पढ़ी थी और जिन्होंने अपने हाथ से ड्राइंग्स की भी हैं, मुझे अंदाजा नहीं, आप में से अक्सर उन्होंने शायद की होंगी, तो फ्रेंच कर्व्स होते हैं। फ्रेंच कर्व से आप जो है ना वो ड्राइंग करते हैं स्मूथ कर्व्स की, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है कि वन सोल्यूशन वुड बी टू यूज अ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड फ्रेंच कर्व, जो आपने से बाजू ने यूज किया होगा, which actually contains many different curves. By manipulating the French curve, we can draw a curve that works reasonably well between 2 data points and transitions smoothly to another curve for the next pair of data points. मतलब क्या कि जी मेरे पास अगर ये 3 डेटा पॉइंट्स थे, तो मैंने फ्रेंच कर्व को रख के एक पहले मैंने यूं करके बना दिया, उसके बाद दोबारा फ्रेंच कर्व को मैंने डिफरेंट फिटिंग के साथ मैंने किया और फिर मैंने इस तरह करके जो है ना वो ड्रॉ कर दिया। तो ये स्मूथ कर्व्स मैं ड्रॉ कर सकता हूं बिटवीन द पॉइंट्स यूजिंग द फ्रेंच कर्व्स, ठीक है। Another alternative is to take a very thin flexible rod called a spline and tack it down at each data point. तो आपके पास एक फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही फ्लेक्सिबल किस्म की रॉड है और आपने उसको जो है ना वो इन दोनों के दरमियान आपने फिक्स कर दिया, फिर एक और रॉड है उसको आप इन दोनों के दरमियान फिक्स कर दिया, तो इस तरह करके, तो दिस इज अ सेपरेट रॉड एंड दिस इज अ सेपरेट रॉड, दिस इज अ सेपरेट स्प्लाइन, दिस इज अ सेपरेट स्प्लाइन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हम इस तरह स्प्लाइंस को, मतलब ये कि अब इसको मैथमेटिकली हम देखते हैं। चैट विंडो पे किसी ने कोई लिखा हुआ है? ठीक है, दैट्स फाइन, मैं थोड़ी देर में अटेंडेंस भी ले लेता हूँ। अच्छा, तो हम स्प्लाइन इसको कहते हैं कि सिंपल आपके पास कोई फ्लेक्सिबल रॉड है और आपके पास डिफरेंट, फॉर एग्जांपल ये आपके पास यू हैव दीज नेल्स, ये आपके पास कीले हैं और आपके पास जो है ना आपने इसको
फ्लेक्सिबल रॉड से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे उनके दरमियान जो है, अगर मेरे पास आगे भी कोई डेटा पॉइंट्स हैं तो आपके पास ये इसी तरह चलता रहेगा, मतलब कि ये कर्व पीछे से आपके पास स्मूथली कनेक्ट होगा दूसरे के साथ और फिर आगे फिर अगले वाले के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरह, ओह व्हाट इज दिस, और ये अगला आपके पास हो गया। सर स्क्रीन गायब हो गई आपकी। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह करके ये मूव करेगा। अच्छा, ये हर रीजन के लिए अलग स्प्लाइन बनेगी, हर रीजन के लिए अलग स्प्लाइन बनेगी। ये कैसे बनेगी तो मैं भी बताता हूँ। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि जी दिस इज अ फ्रेंच कर्व, और फ्रेंच कर्व से मैंने जो है ना मतलब ये कि यहाँ पर एक ये स्मूथ कर्व बनाया, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास वो फ्लेक्सिबल रॉड है जिसकी वो बात कर रहा था, ठीक है। इसको हम स्प्लाइंस कहते हैं। इसके अंदर जो बहुत ब्यूटी है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि आपके पास ये कंटिन्यूअस होती है एट अ पॉइंट, मतलब आपके पास एट दिस पॉइंट ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये कॉन्सेप्ट है। अभी आगे आपके पास एक स्प्लाइन जो लीनियर स्प्लाइन है मैं वो बताता हूं, दैट इज डिसकंटिन्यूअस, और वो यूज जनरली नहीं की जाती। Cubic spline interpolation is essentially the same idea, except that distinct cubic polynomials are used between successive pairs of data points in a smooth way. तो आगे बाद जितने डेटा पॉइंट्स होंगे हर एक के दरमियान जो है ना वो स्प्लाइंस बनती हैं, और हर अगले वाली स्प्लाइन पिछली वाली स्प्लाइन से डिफरेंट होती है, लीनियर स्प्लाइंस। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं, व्हाट इज अ लीनियर स्प्लाइन। अच्छा, ये एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है। Probably all of us at one time or another have referred to a table of values without locating the value we were seeking. We found instead two values that bracket the desired value and we made a proportionality adjustment. मतलब वो कहते हैं फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास डेटा है और आपसे ये पूछा जाता है कि जी व्हाट इज y 1.67। तो आप कहते हैं भाई जब y आपके पास 1.67 पे गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल काम है, मैं यहाँ पे इंटरपोलेट करूंगा। जब मैं इंटरपोलेट करूंगा तो मैं इंटरपोलेट कैसे करूंगा, यहाँ पे वो सिंपल कहता है कि जी लेट मी ड्रॉ दिस वेरी क्विकली, कि जी आपके पास x हो गया, ये आपके पास y हो गया, और आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और आपके पास 1 पे यू हैव द वैल्यू 5 एंड 2 पे यू हैव द वैल्यू 8 एंड 3 पे यू हैव द वैल्यू 25। और वो कहता है कि जी आई एम सीकिंग अ वैल्यू समवेयर हियर 1.67, तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू। वो कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सिंपल काम है, आई ड्रॉ दिस लाइन, आई ड्रॉ दिस लाइन। चाहिए मुझे इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट से समझाना चाह रहा हूं। ये लेट सपोज बहुत ऊपर है, यहाँ पे कहीं है, और अगली लाइन आपके पास यूं करके है। अब ये 1.67 आपको डिटरमिन करना है, 1.67 विल बी समवेयर हियर, ठीक है, 1.67 विल बी समवेयर हियर। तो उसने यहाँ पे क्या आपके पास अप्लाई किया, इट्स अ वेरी सिंपल मैथ्स। वो ये कहता है कि जी इट विल बी 5, ये वाला पॉइंट आपके पास होगा 5 प्लस, और जो मेरे पास बेसिकली 1.67 है दैट इज 2/3, तो मेरे पास 2/3 ऑफ दिस डिफरेंस 8 - 5, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है ना दिस इज 2/3, दिस इज 0.67, मतलब 2 - 1, मतलब बेसिकली मैंने x की वैल्यू जो ली है वो ये आपके पास इट इज बिटवीन 2 and 1, और आपके पास दिस इज 1.67। तो क्योंकि ये x पे यूनिफॉर्म स्केलिंग हुई भी है तो मैं 0.67 से ही जो है ना 0.67 से ही स्केल अप इसको करूंगा, इसको स्केल अप करूंगा। तो आपके पास ये वैल्यू, इसको स्केल अप करूंगा विद 0.67, 5 प्लस 0.67 और 8 - 5, और आई गेट दिस वैल्यू। तो वो कहते हैं दिस इज अ लीनियर इंटरपोलेशन, दिस इज y, और वो कहता है कि जी आपके पास y 1.67 जो कि गिवन नहीं था लेकिन हमने लीनियर इंटरपोलेशन से निकाल लिया। y 2.33 अगर आपको डिटरमिन करना है, y 2.33 दिस वैल्यू समवेयर, तो you can determine this value with linear interpolation, the same concept. This procedure is called linear interpolation, and for many applications it yields reasonable results, especially when the data where the data are closely spaced. तो अगर बहुत क्लोज डेटा आपके पास है तो कोई टेंशन नहीं होती, आप ये लीनियर स्प्लाइंस यूज करें और आप काम कर सकते हैं। Figure 4.22 is helpful in interpreting the process of linear interpolation geometrically in a manner that mimics what is done with cubic spline interpolation. तो ये आपके पास जो है ना यहाँ पे लीनियर स्प्लाइंस हैं, इसके अंदर आपने अभी जो काम किया हमने यही काम किया कि हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स गिवन थे, ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स थे और हमने लाइन डिटरमिन की, दिस इज द फर्स्ट लाइन, और ये आपके पास यू हैव द सेकंड लाइन,
और फिर जब मैंने इंटरपोलेशन कर रहा होता हूँ तो मैं आई यूज दीज वैल्यूज ऑफ A2 B2 और A1 B1 जो मैं डिटरमिन करता हूँ और फिर मैं इंटरपोलेशन करता हूँ। तो ये लीनियर इंटरपोलेशन का मेथड है, ठीक है, जो यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया। इसके डिसएडवांटेज, अच्छा इसने बेसिक मैकेनिज्म यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन डिटरमिन द वैल्यूज। आपको सबको बेसिक मैथ्स का सबको आइडिया है। ये आपके पास इंक्लूडिंग x1 है, दिस इज एक्सक्लूडिंग x2, ये ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स हैं। तो वो कहते हैं जी पहला जो स्प्लाइन, पहली लीनियर स्प्लाइन, नॉट क्यूबिक स्प्लाइन, रिमेंबर ये दो अलग वर्ड हैं बिल्कुल। तो पहला जो मैं बना रहा हूँ वो आपके पास यहाँ पे बना रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट स्प्लाइन जिसके अंदर मेरे पास x1 गिवन है और y1 गिवन है एंड x2 एंड y2। और मेरे पास जो क्यूबिक जो लीनियर स्प्लाइन की इक्वेशन है इट इज दिस इक्वेशन, और इसके अंदर दो कांस्टेंट्स हैं A1 B1, ये दोनों मैं डिटरमिन कर रहा हूं फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। मेरे पास दो डेटा पॉइंट्स है तो दो इक्वेशन बन जाएंगी। मिसाल के वो कैसे बनेंगी, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है। लेट्स सपोज दिस इज 1 2 and 3 एंड दिस इज 2 and 8। I'm wrong, this is 5 and 8। तो आपके पास यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास S1x जो आपके पास है इट विल बी A1 plus B1x। तो S1x मतलब दिस इज y, जो आपके पास आउटपुट होता है दिस इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू 8 फॉर A1 plus B1, और आपके पास x की वैल्यू 2 हो गई, और ये इक्वेशन आपके पास हो गई ये वाली। फॉर द सेकेंड इक्वेशन अगर मैं 5 के साथ बनाऊं, 5 इज इक्वल टू A1 प्लस B1 और 1। मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ A1 एंड B1। वो मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, इस लीनियर स्प्लाइन की। इसी तरह मैं वो ये गिवन है, और मेरे पास इसी तरह मैं S2 की डिटरमिन करूंगा। S2 इज दिस वन, ये S2 मेरे पास हो गया S2x A2 प्लस B2x, और A2 और B2 की वैल्यू डिटरमिन करनी है। और मेरे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। ये अगर आप बहुत बेसिक सी बात है, दिस इज x2 के अंदर वो उसको इंक्लूड नहीं कर रहा, और यहाँ पे वो इंक्लूड कर रही है। वो ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। और मैंने दोनों लीनियर स्प्लाइंस बना ली। अच्छा, जब मैंने ये लीनियर स्प्लाइंस बना ली तो वो कहता है कि जी यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यूज उसने डिटरमिन किया, सिंपल मैथ्स यू सॉल्व इट, A1 B1 A2 B2 की वैल्यूज आ गई, और आपके पास ये उसकी इक्वेशन बन गई, ठीक है, फॉर दीज टू इंटरवल्स। अब अगर आपको इंटरपोलेशन करनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि यू फाइंड द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 1.98, दिस इज वेरी सिंपल, यू गो हियर। आपने देखा ये इस इंटरवल में लाई करता है, तो S1x इज इक्वल टू 2 + 3 into 1.98 एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर y, कि आपको पता चल जाएगा कि जी मेरे पास y hat या y predicted क्या होगा। दिस इज ऑल लीनियर इंटरपोलेशन। Although the linear spline is sufficient for many applications, it fails to capture the trend of the data. Furthermore, if we example this, we see that the linear splines ये आपके पास discontinuous होती हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर आप इसको एग्जामिन करें तो ये जो आपके पास this is the point of discontinuity। इसका क्या मतलब है, if you take the derivative तो आपके पास जो डेरिवेटिव है वो आपके पास discontinuous आ जाएगा, ठीक है। The model does not appear smooth, ये smooth नहीं है आपके पास। You have a discontinuity here, that is in the interval 1 2 S1x has a constant slope 3, whereas in the interval 2 3 S2x has a constant slope of 17। मतलब यहाँ पे जो आपके पास स्लोप है इसका 2 है और यहाँ पे 17 है, तो ये बिल्कुल दो अलग स्लोप्स की लाइंस है, ठीक है, इनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं है। 10 at x is equal to 2, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास एक प्रॉब्लम है। आप कौन सी वैल्यू, मतलब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जो सडन चेंज आ रहा है ये बहुत गलत है। 10 at x is equal to 2, there is an abrupt change in the slope of the model from 3 to 17, so that the first derivative fails to agree at x is equal to 2। ये agree नहीं करता, ये दो अलग derivatives हैं at the same point। As we'll discover, the process of cubic spline interpolation incorporates smoothness into the empirical model by requiring that both the first and the second derivative of the adjacent splines agree at each point। तो ये चीज है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यूबिक स्प्लाइंस के अंदर आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स होते हैं आपके पास वो कंटिन्यूअस हो, वो आपके पास जो है वो सेम होते हैं, तो कर्व आपके पास कंटिन्यूअस होता है। ये उसकी बहुत ब्यूटी है, जब ये कर्व्स आपके बहुत स्मूथ होते हैं उसके अंदर क्यूबिक स्प्लाइंस में।
नाउ वी मूव टू क्यूबिक स्प्लाइंस। मैं इन द मीन टाइम वो देखूं, अगर मुझे वो चीज मिल जाए तो वो आपको दिखाऊं, तो आप लोगों को वाकई में एक चीज का अंदाजा होगा कि वो चीज बिल्डअप कैसे होती है। नॉट हियर। ठीक है शायद। अच्छा, कंसीडर नाउ फिगर 4.24। अच्छा, इसके अंदर जो मेरे पास फिगर 4.24 है इज दिस वन। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे भी 3 डेटा पॉइंट्स है और यहाँ पे मेरे पास क्यूबिक स्प्लाइंस है। मेरे पास यहाँ पे स्प्लाइंस हैं, एक S1X है और मेरे पास एक S2X है। अच्छा, यहाँ पे जो 2 क्यूबिक स्प्लाइंस हैं, अब क्योंकि ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं जो आपको डिटरमिन करने हैं। आपके पास A1, B1, C1 एंड D1 फॉर द कर्व between x1 y1 and x2 y2 for this curve. For the second part, वो भी 4 अलग पैरामीटर्स हैं, A2, B2, C2 और D2, ये आपको डिटरमिन करना है। और डेटा पॉइंट्स आपके पास 3 है। इनकी ब्यूटी ये है कि आपके पास ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होते। जैसे आपके पास इस पॉइंट पे इनका डेरिवेटिव आपके पास जो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव वो सेम होगा, ठीक है। वो भी हम देखते हैं ये सब बातें क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, हम क्यों चाहते हैं ये हो। Consider now this one figure in a manner analogous to linear splines. We define a separate spline function for the intervals. तो 2 इंटरवल्स हैं और 2 अलग मेरे पास स्प्लाइंस हैं। पहली स्प्लाइन ये हो गई क्यूबिक पॉलिनोमियल स्प्लाइन का मतलब अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहा हूं। और सेकंड इज दिस वन फॉर द इंटरवल सिंपल आपके पास गिवन है x1 x2 and x2 x3 because we will want to refer to the first and second derivative. Let's define them as well. यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव्स हैं, तो मैं अगर डेरिवेटिव लूं S1x का, if I take d S1x by dx it will be b1 plus 2c1x plus 3d1x square, वो आपके पास ये हो गया डेरिवेटिव। और जब आप इसका d square S1x by dx square तो this will be 2c1 plus 6d1x, वो आपके पास ये हो गया। इस तरह करके मेरे पास फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया ऑफ माय कर्व्स, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड स्प्लाइन। तो मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नाउ आई नीड टू डिटरमिन द इक्वेशंस। तो मेरे पास 2 डेटा पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान में आप रखना कि जी मैं जो बात कर रहा हूं स्प्लाइन नंबर 1, स्प्लाइन नंबर 2। स्प्लाइन नंबर 1 के अंदर आप गौर से देखो, यहाँ पे ये x1 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 और ये y1। और स्प्लाइन नंबर 1 के अंदर जो दूसरा पॉइंट है दैट इज x2 एंड y2। तो आपके पास ये हो गया x1 y1 और आपके पास हो गया x2 y2, ठीक है। तो इस इंटरवल के दरमियान ये वाली स्प्लाइन द फर्स्ट स्प्लाइन। तो सेकंड स्प्लाइन आपके पास जो हो गई दैट इज बिटवीन x2 y2 एंड x3 y3। तो ये आपके पास x2 हो गया, x2 y2। रिमेंबर दीज आर द सेम पॉइंट्स और मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। और दिस इज x3 y3। अब मेरे पास मसला क्या है, आप मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर्स 4 हैं, तो मेरे पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए ताकि मैं चारों को सॉल्व कर सकूं। 4 पैरामीटर्स हैं A1 B1 C1 D1, तो 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। अभी मेरे पास कितनी इक्वेशंस बनी, 2 इक्वेशंस बनी। मेरे पास सिंपल 2 इक्वेशंस बनी बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 मेरे पास ये स्प्लाइन है जिसका आपके पास A1 प्लस B1x प्लस C1x प्लस D1x क्यूब। तो मेरे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनी। 2 इक्वेशंस जो आपके पास बनी पहली स्प्लाइन की, वो ये 2 इक्वेशंस हैं।
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मैं रोमन में लिख देता हूं ताकि वो डिफरेंस हो जाए। पहली स्प्लाइन की 2 इक्वेशंस बनी, मुझे पहली स्प्लाइन की 4 इक्वेशंस चाहिए। क्यों 4 इक्वेशन चाहिए? क्योंकि पहली स्प्लाइन के अंदर 4 अननोन्स है, 4 अननोन्स है। तो 2 इक्वेशन यहां से आ गई, 2 मैं डेरिवेटिव से लेकर आऊंगा। तीसरी आपके पास जो इक्वेशन बनी वो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी सेम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड स्प्लाइन। तो अगर ये पहली स्प्लाइन हो गई और ये दूसरी स्प्लाइन हो गई, s1x और x2x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी सेम। तो अगर आप गौर से देखो, द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बोथ द इक्वेशन ऑफ बोथ द स्प्लाइंस मस्ट बी सेम। तो इसको इक्वेट करके मैं एक इक्वेशन निकालूंगा, ठीक है। और आपके पास रिमेंबर दिस द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आया, मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव भी मैच करना चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव मैंने मैच किया, ये भी मैच कर गया। तो टोटल मेरे पास अगर मैं काउंट करना शुरू करूं तो मेरे पास यहां पर पे 2 स्प्लाइंस हैं। मेरे पास 2 स्प्लाइंस की मैं बात कर रहा हूं तो 8 पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं। तो 8 पैरामीटर्स का मतलब है 8 इक्वेशंस की बात कर रहा हूं। तो 4 इक्वेशंस तो यहां पर हो गई, 1 2 मतलब पहली वाली की 1 2 आपके पास हो गई और दूसरी वाली की आपके पास 1 2 हो गई, सेकंड स्प्लाइन की, मतलब ये के। तो ये 4 इक्वेशंस हो गई। ये जो मुझे इक्वेशंस मिली ये आपके पास 2 और मिली, 6 इक्वेशंस हो गई। तो मेरे पास पैरामीटर्स 8 हैं और 6 इक्वेशंस मेरे पास यहाँ पे टोटल हो चुकी हैं। अगर मैं इस तरह करके लिखूं तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाए, थोड़ी कंफ्यूजन कम हो जाए इसके अंदर। असल में उसको सेपरेट करना मैं चाह रहा था, लेकिन अभी ज्यादा बेहतर है मैं काउंट कर दूं। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, पांचवी इक्वेशन और छठी इक्वेशन। पांचवी इक्वेशन फर्स्ट डेरिवेटिव की, छठी इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव की। अभी भी मेरे पास 2 इक्वेशंस मुझे और चाहिए, किसी भी तरीके से मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए। तो मेरे पास 2 इक्वेशन में कैसे बनाऊंगा, वो कहता है कि जी आपके पास एंड पॉइंट्स पे मुझे जो है ना कोई कंडीशन अप्लाई करनी लाजमी है। एंड पॉइंट्स का मतलब है कि जी मेरे पास ये पहली स्प्लाइन है, ये दूसरी स्प्लाइन है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने बराबर कर दिया और मैंने सेकंड डेरिवेटिव को भी बराबर कर दिया। लेकिन ये इस पॉइंट की बात हो रही है, रिमेंबर। लेकिन मेरे पास जो 2 कंडीशन मुझे और चाहिए, क्योंकि टोटल 6 इक्वेशंस आ गई हैं, 8 होनी चाहिए क्योंकि 8 पैरामीटर्स हैं। मैं एक कंडीशन यहाँ अप्लाई करूंगा, एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको x2 होना लाजमी है। ये बाद में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब मुझे 2 कंडीशंस और सॉल्व चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए ताकि मुझे मेरी इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएं। 2 पॉपुलर कंडीशंस may be specified. One is to require that there be no change in the first derivatives at the exterior endpoints. तो आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास 2 जो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जी उसके सेकंड डेरिवेटिव्स आपके पास दे मस्ट बी जीरो, दे मस्ट बी जीरो। आपके पास पहला जो आपके पास इट इज दिस वन, x1 पे सेकंड डेरिवेटिव 0 होना लाजमी है, ठीक है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, ये मतलब बना इस बात का। और दूसरा जो आपके पास एंड पॉइंट है उस पे भी मैं चाहता हूं कि जी मेरा सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो, मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव 0 हो, मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट हो मेरा, ठीक है। तो ये एक मेरे पास सूरत हाल मेरे पास बनती है। तो ये 2 इक्वेशंस बनती हैं। टोटल मेरे पास 8 इक्वेशंस बन गई। दिस इज 7th एंड 8th इक्वेशन। ये 8 को मैं सॉल्व करके फिर 2 स्प्लाइंस को मैं डिटरमिन करूंगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी पूरी आती है। दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल स्प्लाइन। नेचुरल स्प्लाइन किसको कहते हैं कि जी अगर आप जो है, मैं यहाँ पे पहले डायग्राम सिखा देता हूँ। दिस इज नेचुरल स्प्लाइन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जी मेरे पास ये जो पॉइंट है, रिमेंबर दिस इज s1x एंड दिस इज s2x। इस पॉइंट पे मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव सेम है। लेकिन ये जो मेरे पास एंड पॉइंट्स हैं, इस पर मैंने क्या किया, s1 डबल डैश x1 मस्ट बी 0
एंड S2 डबल डैश x3 मस्ट बी 0। तो इससे मैं जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि जी जो आपके पास डेरिवेटिव है ना, जो डेरिवेटिव है आपके पास, वो फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो आपके पास कर्व का नेचर चल रहा है वही रहने दो। ये कर्व का नेचर चल रहा है ऐसे ही रहने दो, ये कर्व का नेचर चल रहा है इसको ऐसे ही रहने दो। ये मतलब बनता है नेचुरल स्प्लाइंस का। सेकंड कॉन्सेप्ट यहां पर ये है कि अगर आपको क्लैम्प्ड करनी है, मतलब आपको फोर्स करना है डेरिवेटिव को, फोर्स करना है एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे आपको फोर्स करना है, मतलब ये x1 हो गया और x3 हो गया, मिडिल में तो लास्ट वन सेम होना जरूरी है। एंड पॉइंट्स पे वो आपके पास कहलाती है क्लैम्प्ड स्प्लाइंस, और उनका जो आपके पास कंडीशंस होती हैं वो ये वाली कंडीशंस होती हैं कि जी आपके पास पहले कर्व का डेरिवेटिव आप क्या रखना चाह रहे हैं और सेकंड का डेरिवेटिव क्या रखना चाह रहे हैं, ये आपके पास चॉइस होती है। तो यू कैन गिव दिस, ये आप जब असाइनमेंट करोगे आपको बात क्लियर हो जाएगी उसमें। तो ये आपके पास नेचुरल और क्लैम्प्ड स्प्लाइंस का डिफरेंस है। और नाउ वी लुक एट एन एग्जांपल, और उसके बाद में अगर वो मेरे पास मुझे मेरा वो मिल गया तो मैं स्प्लाइंस की एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। यहां पे अगर आप गौर से देखें, वेट अ मिनट, कंट्रोल कॉपी, असल में मैटलैब पे दूसरी विंडो पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ कि अगर मुझे एग्जैक्टली वो चीज रन कर गई, डेरिवेटिव डॉट जे रन, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल कौन सी है, वो ये एग्जाम्पल है। मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स गिवन है, नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ है ना। ये डेटा पॉइंट्स है, मुझे दो स्प्लाइंस इसके दरमियान जो है वो फिट करनी है। स्प्लाइंस आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, और इसका मुझे जो है ना मतलब ये कि कोफिशिएंट्स डिटरमिन करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सिंपल अपनी सारी इक्वेशंस लिखना शुरू करता हूँ। तो आगे बाद यहाँ पे पहली इक्वेशन बनी, द फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपके पास जो S1 आपके पास है, ये उसकी दो इक्वेशंस बन गई। S1 की आपके पास दो इक्वेशंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेटा पॉइंट है दैट इज 1,5 एंड 2,8, मतलब क्या, दिस इज x1 y1 and this is x2 y2. This is the first spline which is S1 x. This is x2 x, second spline, उसकी दो इक्वेशंस वो आपके पास होगी for 2,8 that is x2 y2 and 3,25 which is x3, y3। ये मेरे पास चार इक्वेशंस हो गई, 8 पैरामीटर्स हैं, a1 b1 c1 d1 और a2 b2 c2 d2। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से फिर मैंने जो है फर्दर कंडीशंस डेवलप की इंटीरियर पॉइंट पे। इंटीरियर पॉइंट का मतलब आपके पास हो गया दिस पॉइंट, ये इंटीरियर पॉइंट है जिसको यहाँ पर ये कह रहा है, और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी सेम। तो मस्ट बी सेम का मतलब है कि जी S1 x2 का फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी द सेम एज S2 x2 का फर्स्ट डेरिवेटिव, एंड S1 x2 second derivative must be same as S2 x2 the second derivative। ये आपके पास इक्वेशंस आ गई, यू गेट 6 इक्वेशन, यहाँ पे 6 हो गई। सातवीं और आठवीं जो मैं निकालूंगा वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि भाई उसको नेचुरल स्प्लाइन बना दो, ये जो डेरिवेटिव है वही रहने दो। तो ये दो कंडीशंस और आ गई। जब इन सब 8 इक्वेशंस को सॉल्व किया, आई गेट दीज वैल्यूज, और ये मेरे पास टोटल स्प्लाइंस है, जो फर्स्ट स्प्लाइन है और ये सेकंड स्प्लाइन है। तो ये मेरे पास स्प्लाइंस का मेथड है। तो मेरे पास जब डेटा पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे तो स्प्लाइंस मेरे पास बढ़ती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल विद 6 डेटा पॉइंट्स, तो अगर मेरे पास 6 डेटा पॉइंट्स हैं तो मेरे पास पहली स्प्लाइन आएगी बिटवीन दिस वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी।
अच्छा, यहां पर उसने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है जो मैटलैब में आप प्रोड्यूस कर सकते हो कि जी मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और आई होप आई एम करेक्ट, हाँ। तो यहाँ पे उसने स्प्लाइंस फिट किए हैं, तो उसने उसको एक्सटेंड किया है, मतलब ये कि वो और उसको एक्सटेंड किया है, तो वो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि मेरे पास जो स्प्लाइन है ना, वो दो डेटा पॉइंट्स के दरमियान वैलिड मॉडल होता है, उसके आगे वैलिड मॉडल नहीं होता। ठीक है, वो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर उसने S1 को कहा, उसने कहा S1 आपके पास, मैं इसको फर्दर थोड़ा सा जूम और कर लेता हूं, S1 मेरे पास जो वैलिड मॉडल है दैट इज बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड डेटा पॉइंट बिटवीन दीज टू। ये आगे वैलिड नहीं है क्योंकि ये थर्ड पॉइंट को कवर ही नहीं करेगा, ये यूं करके निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। S2 जो आपके पास है, S2 इट्स अ वैलिड स्प्लाइन बिटवीन द सेकंड एंड द थर्ड पॉइंट। ये ना उससे आगे ना उससे पीछे आपके पास तो एक्स्ट्रापोलेशन आप नहीं कर सकते यहां से। इसका मतलब ये बनता है इस कर्व का। आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब आपके पास S3 का अगर आप कर्व देखो, S3 का, तो S3 का कर्व आपके पास यूं करके जा रहा है, और ये S3 का कर्व आपके पास एक रीजन को जो आपके पास जो है ना उसको मॉडल करेगा, लेकिन बाकी आपके पास पार्ट है वो रिडंडेंट होता है। यू हैव टू रिजेक्ट दैट थिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप स्प्लाइन को आउट ऑफ द रेंज यूज करें, यू कांट डू इट। जैसे यहां पर है ये स्प्लाइन, अगर आप यूज करेंगे फॉर इंटरपोलेशन फॉर x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 1, यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ये हो गई क्लियर? मतलब ये टोटल स्प्लाइन है जो जनरेट होगी, तो ये ओवरऑल कर्व है जो बहुत स्मूथ कर्व है, एंड इट दिस जनरेट्स अ मॉडल। दिस यू कैन व्यू योरसेल्फ। ये बहुत सिंपल फ्लो चार्ट है, कोई ये पूरे चैप्टर की समरी है। अच्छा, मुझे आप में से कोई बता सकता है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूं, और मुझे कोई इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं लिखा हुआ स्प्लाइन का। आप में से कोई बता सकते हैं यार डिसएडवांटेज क्या है स्प्लाइन का? कैलकुलेशंस बहुत करनी पड़ रही है। वो बात सही है, कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ती है। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा, मेरा फोन एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते इस पे आप, रेंज के बाहर। इसमें एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते। यू कांट जनरेट वन सिंगल मॉडल फॉर द होल डेटा, ऐसा नहीं कर सकते। तो मतलब जितना जितना आपके पास, मतलब ये कि डेटा बढ़ता चला जाएगा, तो ये तो काफी मसले की चीज है। मतलब स्प्लाइन्स जो है, इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा अगर आपके पास डेटा होगा तो इस तरह के स्प्लाइन मॉडल इस तरह फिट नहीं किया जाता। फिर कुछ और टेक्निक्स होती हैं जो आज के दौर के अंदर सारी बिग डेटा और वो सब चल रहा है, तो ये है कि वहां पे फिर हम देखते हैं। मतलब जैसे हम लोग जब काम, मैं सिस्टम आइडेंटिफिकेशन एक दफा मैंने नस्ट में कोर्स पढ़ाया था, तो वहां पे हम इस तरह की चीज देखते थे कि जी आपके पास जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और क्योंकि बेसिकली मैं कंट्रोल्स रोबोटिक्स में काम करता हूँ, सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो वहां पे फिर हमें किस तरह वो टेक्निक्स क्या होती हैं क्या आप सिस्टम का मॉडल डेवलप कर सकें। मैंने जो है ना ये अटेंडेंस ले ली है और व्हाट्सएप पे मैंने शेयर भी कर दिया, तो अगर आपकी अटेंडेंस नहीं आ रही है उस पर, तो आप प्लीज मुझे अभी बता दें। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आप पूरा थ्रू आउट द रेंज आप किसी एक, मतलब यू डोंट हैव वन सिंगल इक्वेशन नहीं है, और यू कांट एक्स्ट्रापोलेट। मतलब यहां पे आपके पास क्या होगा, यू कांट एक्स्ट्रापोलेट। और इसके अंदर कैलकुलेशंस तो जो है ना बहुत ही ज्यादा हेवी किस्म की हैं। अच्छा जी, आई एम अनएबल टू जनरेट, जो स्प्लाइन्स मैंने इंप्लीमेंट किए थे सारे के सारे, जस्ट अ मिनट, अगर वो, अच्छा, आई एम अनएबल टू रन दिस थिंग। ठीक है, मेरे पास अभी वो जनरेट नहीं हो रहा है। वो जब वो जनरेट होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा कि जो वो कॉन्सेप्ट था, मतलब उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो सब स्प्लाइन्स के ही कॉन्सेप्ट है। आप लोग कोई और बात पूछनी है तो पूछ लें, और मैं कोशिश करूंगा असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल आपको पोस्ट कर दूं। अभी मिड टर्म के रिजल्ट्स भी मुझे बनाने, और असाइनमेंट 1 जिन्होंने कर दिया अब कोई सबमिट इसके बाद अब मत करे,
क्योंकि अब मैं वो ग्रेड नहीं करूंगा। अब असाइनमेंट 2 पे आप लोग फोकस करेगा, वो मैं कोशिश करके 1-2 दिन में अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह। कोई बात आप लोगों को पूछनी है तो आप पूछ लें। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।